स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चुनाव परिणाम को स्वीकारते हुए कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए बिहार की राजनीति और फिर सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव में हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जनता जिन मुद्दों को लेकर के परेशान है उन पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों को पहले की तरह मजबूती के साथ उठाती रहेगी और विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वहीं पर बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। दोस्तों बिहार सरकार आंगनबाड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब लाभार्थियों को सूखा राशन देने के बजाय पैकेट बंद तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और फिर धात्री महिलाओं को बेहतर गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि तैयार भोजन की व्यवस्था लागू होने से पोषण कार्यक्रम में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थी तक समय पर गुणवत्ता भोजन पहुंचाया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत भोजन की गुणवत्ता, पैकेजिंग और फिर वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी भी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न हो। जब वहीं पर महिला एवं बाल विकास विभाग जल्द ही इस नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करके सरकार का लागू करेगा। दोस्तों कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं और फिर छात्रों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है तथा उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और फिर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने मांग की है कि सरकार और प्रशासन संविधान के दायरे में रहकर के काम करे तथा प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करें। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर के सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है। आने वाले दिनों में ये मामला और राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। पीएम मोदी के लिए वेक अप कॉल है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर ने सीधे दिल्ली भेजा मैसेज। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक वेक अप कॉल है। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार की जनता अब शिक्षा, रोजगार और फिर पलायन जैसे मुद्दों पर जवाब चाहती है और राज्य को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और जनसुराज का एकमात्र गठबंधन बिहार की जनता के साथ होगा। उन्होंने दावा कर दिया है कि बांकीपुर में मिली जीत केवल उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत नहीं बल्कि उन मतदाताओं की भी जीत है जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं। जहां उनके अनुसार ये जनादेश बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत का संकेत है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ विधायक बनना नहीं बल्कि बिहार में शिक्षा, रोजगार और विकास के मुद्दे को मजबूती से उठाना है। उनकी इस टिप्पणी के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। दोस्तों क्या आपके बैंक खाते से भी हर महीने बिना ध्यान दिए 15 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए या फिर 500 रुपए कट जाते हैं? अगर हाँ तो अब आपको अपना बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देखने की जरूरत है। कई बार एसएमएस अलर्ट, डेबिट कार्ड का वार्षिक शुल्क, न्यूनतम बैलेंस न रखने का चार्ज, ऑटो डेबिट, एटीएम इस्तेमाल और फिर अन्य बैंकिंग सेवाओं के नाम पर खाते से पैसे कटते रहते हैं जिन पर ग्राहकों का ध्यान नहीं जाता है। यह बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहक को महीने में कम से कम एक बार अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर जांचना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि खाते से किस कारण कितनी राशि काटी गई है। यदि कोई अनधिकृत या फिर गलत कटौती दिखाई देती है तो फिर ग्राहक तुरंत अपने बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं पर समय पर जांच करने से अनावश्यक शुल्क और फिर धोखाधड़ी जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खाते से बेवजह पैसे ना कटें तो फिर बैंक की शुल्क सूची को समझें, अनावश्यक सेवाओं को बंद कराएं और अपने खाते में होने वाले हर लेन देन पर नजर रखें। ये छोटी छोटी कटौतियां मिलकर के साल भर में बड़ी रकम बन सकती है। प्रशांत किशोर के पास कितनी है संपत्ति? उनकी पत्नी
अरबों रुपए की है मालिक। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी और फिर उनकी पत्नी के नाम पर कुल घोषित संपत्ति लगभग 198 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई और अब पहली बार विधायक बनकर के बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले में हुआ है, जहाँ उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कार्यक्रमों में भी अपनी सेवाएं दी है। जब बाद में वे देश के कई बड़े राजनीतिक दलों के चुनावी रणनीतिकार बने, इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जनसुराज की स्थापना की और बिहार की राजनीति में सीधे उतरने का फैसला किया। बांकीपुर उपचुनाव में जीत के साथ प्रशांत किशोर ने भाजपा के लंबे समय से मजबूत माने जाने वाले गढ़ में बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की। उनकी इस जीत को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विधानसभा के भीतर प्रशांत किशोर जनता से जुड़े मुद्दों को किस तरह उठाते हैं और फिर आने वाले चुनाव के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी आगे की राजनीतिक रणनीति को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल या फिर गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। प्रशांत किशोर ने दोहराया है कि जनसुराज अपने दम पर बिहार की राजनीति में आगे बढ़ेगी और जनता के भरोसे अपनी लड़ाई जारी रखेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज का मुद्दा बिहार की राजनीति में नई सोच और नई व्यवस्था लाना है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने संगठन और फिर जनता के समर्थन के बल पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दल के साथ गठबंधन करने का फिलहाल कोई भी सवाल ही नहीं उठता। बांकीपुर में मिली इस जीत को जनसुराज के लिए एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जीत के बाद पार्टी का मनोबल काफी बड़ा है और फिर अब वे पूरे बिहार में अपने संगठन को और मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर राज्य भर में जनसंपर्क अभियान को और तेज कर सकते हैं। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ने 5 अगस्त के लिए अररिया और सुपौल जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा बिहार के 8 अन्य जिलों में भी भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। निचले इलाकों में जल भराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। जब प्रशासन ने भी संबंधित जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों और फिर आम नागरिकों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने को कहा गया है। आने वाले दिनों में भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 5 अगस्त को होगी बिहार कैबिनेट की बैठक। नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। दरअसल बात है कि बिहार सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक 5 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की होगी। जो उपचुनाव के नतीजे के बाद होने वाली इस पहली कैबिनेट बैठक पर पूरे बिहार की नजर टिकी है। माना जा रहा है कि बैठक में नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण और फिर जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। या कई योजनाओं को मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट के एजेंडे में विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियां, उसके बाद विकास परियोजनाओं, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और फिर आधारभूत संरचना से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा किसानों, युवाओं और फिर आम जनता से जुड़े योजनाओं पर भी सरकार अहम निर्णय ले सकती है। हालांकि किन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी, इसका फैसला कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद होगा। वहीं पर इस बैठक को बिहार सरकार की आगामी नीतियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार प्रेस ब्रीफिंग के जरिए सभी फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा करेगी। ऐसे में राज्य के लाखों युवाओं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों, कर्मचारियों और फिर आम लोगों की नजर इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इससे कई अहम घोषणाएं और बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिहार में रोहतास जिला साक्षरता के मामले में सबसे आगे माना जा रहा है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 73% के आसपास दर्ज की गई है, जो राज्य के औसत से काफी बेहतर है। रोहतास जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं, स्कूलों और फिर कॉलेजों की उपलब्धता तथा लोगों के बीच शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। यही कारण है कि ये जिला लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता रहा है। इसके अलावा पटना और फिर अन्य कुछ जिलों में भी साक्षरता के मामले में बेहतर स्थिति में है। हालांकि बिहार की कुल साक्षरता दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने,
स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने और बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं चला रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में बिहार की साक्षरता दर में और सुधार देखने को मिल सकता है। बांकीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे और राज्य के विकास को नई दिशा दे सके। जहां उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में नई बहस शुरू हो गई है। जहां प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि बिहार की व्यवस्था और फिर नेतृत्व में बदलाव की है। उन्होंने दावा कर दिया है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर में मिली जीत के बाद प्रशांत किशोर के तेवर और अधिक आक्रामक हो गए हैं। जहां आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनके ऐसे बयान बिहार की राजनीति को और गर्मा सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि उनके आरोपों पर भाजपा और फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बिहार सरकार ने पशुपालकों को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्राकृतिक आपदा या फिर अन्य निर्धारित परिस्थितियों में पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों को आर्थिक सहायता यानी कि मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि पशुओं की मौत होने पर भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। योजना के तहत पात्र पशुपालकों को तय नियमों और फिर शर्तों के अनुसार मुआवजा मिलेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा पशु की मौत की जांच की जाएगी और आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि के बाद सहायता राशि जारी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित पशुपालकों को आर्थिक संबल देना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों और फिर पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना से जुड़ी विस्तार से गाइडलाइन और फिर मुआवजा की प्रक्रिया जिला प्रशासन और फिर संबंधित विभागों के माध्यम से लागू की जाएगी ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंच सके। दोस्तों, देश में आजादी के बाद पहली बार होने जा रही जातिगत जनगणना का दूसरा चरण 17 अगस्त से शुरू होगा। इस जनगणना में पहली बार नागरिकों की जाति के साथ साथ उनके माता पिता के जन्म स्थान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दर्ज की जाएगी। सरकार का उद्देश्य देश की सामाजिक और फिर जनसंख्या की संबंधित स्थिति का विस्तृत और सटीक आंकड़ा तैयार करना है। जनगणना के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य से निर्धारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, सामाजिक वर्ग और फिर अन्य जरूरी जानकारियां भी दर्ज की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया से भविष्य की नीतियां और फिर कल्याणकारी योजनाएं अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिलेगी। सरकार ने जनगणना की तैयारियां तेज कर दी है और इसके लिए अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे सही और फिर पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि जनगणना के आंकड़े सटीक और फिर विश्वसनीय हो सके। बिहार के क्रिकेट प्रेमियों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने वाला है। नालंदा के राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस साल दिसंबर में पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है, जिसे बिहार क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अनुसार राजगीर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी समेत कई घरेलू मुकाबले के आयोजन की तैयारी की जा रही है। आधुनिक ड्रेसिंग रूम, फ्लड लाइट, दर्शक दीर्घा और फिर विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित ये स्टेडियम आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर के बड़े मैचों की मेजबानी भी कर सकता है। राजगीर स्टेडियम में पहला मैच आयोजित होने की से खिलाड़ियों को अपने राज्य में बेहतर सुविधाएं मिलेगी और बिहार में क्रिकेट को नई पहचान मिलेगा। खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे राज्य के खेल और फिर पर्यटन को दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बांकीपुर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचेंगे, जहां उनकी इस जीत को बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब विधानसभा के भीतर प्रशांत किशोर सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और फिर प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि वे जनता से किए गए वादों को विधानसभा के भीतर भी पूरी ताकत से उठाएंगे। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा में प्रशांत किशोर की सक्रियता बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। हालांकि ये आकलन राजनीतिक विश्लेषण है और वास्तविक प्रभाव आने वाले विधानसभा सत्रों में उनके प्रदर्शन और फिर राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा।
बिहार के अररिया जिला में सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों संदिग्ध भारत नेपाल सीमा के रास्ते बिहार में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के बाद उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में दोनों के पास भारत में प्रवेश के वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है कि दोनों किस उद्देश्य से भारत में प्रवेश करना चाहते थे और उनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है और एसएसबी द्वारा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार से अवैध घुसपैठ और फिर अन्य गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब यदि नील गाय और जंगली सुअर के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो पहले की तुलना में दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। यह वन विभाग की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों की आर्थिक क्षति को कम करना और उन्हें समय पर राहत पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि राज्य के कई जिलों में नीलगाय और फिर जंगली सुअर फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। नई योजना के तहत प्रभावित किसानों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद बढ़ी हुई मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नुकसान का सत्यापन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। वन विभाग का मानना है कि इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और फिर फसल नुकसान की स्थिति में उन्हें पहले से बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि नुकसान होने पर तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें ताकि उन्हें समय पर मुआवजा का लाभ मिल सके। बिहार सरकार ने नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। ड्यूटी के दौरान बढ़ते हमलों और फिर सुरक्षा संबंधित घटनाओं को देखते हुए सरकार ने जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को हथियार का लाइसेंस और फिर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जब इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जब सरकार का मानना है कि नगर निकाय के अधिकारी अतिक्रमण हटाने, अवैध निर्माण पर कार्रवाई और फिर अन्य प्रशासनिक कार्यों के दौरान कई बार विरोध और फिर हमलों का सामना करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। नई व्यवस्था के तहत संवेदनशील मामलों में अधिकारियों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और आवश्यकता होने पर हथियार लाइसेंस भी जारी किया जा सकेगा। यह सरकार के इस फैसले का उद्देश्य नगर निकाय अधिकारियों को सुरक्षित माहौल में काम करने की सुविधा देना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। आने वाले दिनों में इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि जरूरतमंद अधिकारियों को समय पर सुरक्षा का लाभ मिल सके। बिहार के सरकारी स्कूलों में बरसात के मौसम को देखते हुए मिड डे मील के मेन्यू में बड़ा बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए बैगन, भिंडी, पत्ता गोभी और फिर सभी प्रकार के पत्तेदार साग को मिड डे मील में शामिल करने पर रोक लगा दी है। यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और फिर खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि मानसून के दौरान इन सब्जियों में कीड़े लगने और फिर संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। इसलिए स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि इनकी जगह ताजी, सुरक्षित और फिर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी सब्जियों का उपयोग किया जाए ताकि बच्चों को पौष्टिक और फिर स्वच्छ भोजन मिल सके। नई व्यवस्था सभी सरकारी प्राथमिक और फिर मध्य विद्यालय में लागू होगी। जब विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और फिर स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि मिड डे मील की गुणवत्ता बनी रहे और फिर बच्चों के स्वास्थ्य पर किसी तरह की खतरा ना हो। बिहार में दाल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगा 25 लाख रुपए तक अनुदान। 31 अगस्त तक करें आवेदन। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने कृषि और फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बिहार में दाल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने वाले किसानों, उद्यमी किसान, उसके बाद उत्पादक संगठनों और फिर स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह सरकार का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 31 अगस्त तक आवेदन करना होगा। योजना के तहत पात्र आवेदकों को निर्धारित नियमों और फिर शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन की जांच के बाद योग्य लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और फिर उन्हें दाल प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य में दाल प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार ने सभी इच्छुक किसानों और फिर उद्यमियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। संबंधित विभाग का कहना है कि ये योजना बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बिहार के सदर अस्पतालों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद, 24 घंटे चलेगी आईसीयू और इमरजेंसी सेवा, बेवजह रेफर करने पर लगेगी रोक। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार के सदर अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सदर अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को पहले से अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही 24 घंटे आईसीयू और फिर इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह सरकार का उद्देश्य है कि गंभीर मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके और उन्हें बिना आवश्यकता बड़े अस्पतालों में रेफर न करना पड़े। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में संभव है उन्हें बिना उचित कारण रेफर नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक, मेडिकल उपकरणों की व्यवस्था और इमरजेंसी सेवा की नियमित निगरानी की जाएगी। साथ ही अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी ताकि मरीजों और फिर स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को सुरक्षित माहौल मिल सके। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा, अनावश्यक रेफरल में कमी आएगी और फिर बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पर भी दबाव कम होगा। दोस्तों, पौवाखाली के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अहमद हुसैन उर्फ लल्लू पर एक महिला द्वारा लगाए गए आरोप पर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल किशनगंज के चर्चित मामले में अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पौवाखाली थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले को लेकर के एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला के साथ अन्याय हुआ है तो दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि किसी दोषी निर्दोष को भी परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल से कि आखिर उन्होंने इस बारे में क्या बातें कही है। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज जिला के पौवाखाली थाना क्षेत्र में चर्चित एक मामला जिसमें लल्लू मुखिया पर एक महिला द्वारा घिनौना काम करने का आरोप लगाया है। अब इस मामले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। इस मामले में एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल ईमान ने प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस से निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। दोस्तों, अगर आप अपने आंगन खलियान को सजाना चाहते हैं तो आज आइए एमयू इंटरप्राइजेज, शांति चौक, बैसा जुरेल, बहादुरगंज में, जहां से आप 20 प्रकार के इंटरलॉकिंग, फ्लाई ऐश, ईंट, खपरेल, वेंटिलेशन, कवर ब्लॉक खरीद सकते हैं। इसके लिए दिया गया नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने घर आंगन को सजाइए। आपको बता दूं कि एक महिला ने नगर पंचायत पौवाखाली के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि लल्लू मुखिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। जब महिला के आवेदन के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। जब पीड़िता के आरोप के अनुसार 28 जुलाई की रात उसकी बेटी से जुड़े एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने के बहाने उसे उसकी बेटी और फिर उसके पति को साथ ले जाया गया। जब महिला का आरोप है कि रास्ते में उसके पति को नशीला पदार्थ देकर के बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्हें तय स्थान पर ले जाने की बजाय एक होटल में ठहराया गया जहां उसके साथ जबरन गलत काम किया गया। महिला ने अपनी बेटी के साथ अनुचित व्यवहार और फिर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। जब पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है और उसे तथा उसके परिवार को जान माल का खतरा महसूस हो रहा है। इधर पौवाखाली थाना अध्यक्ष ने बताया है कि महिला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है और फिर मामले की जांच कानून के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसी मामले में प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और इसकी जांच पूरी निष्पक्षता और फिर पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है तो दोषी को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच के दौरान किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जहां उनके अनुसार पुलिस को तथ्यों और फिर साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि, जांच और फिर न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। ऐसे में आप सभी की नजर पुलिस जांच और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई पर बनी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल ईमान ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर 3 बड़ी मांगे रखी। उन्होंने उर्दू शिक्षकों के स्थानांतरण पर पुनर्विचार, टीआरई 4 में अरबी और फारसी शिक्षकों के पद शामिल करने और दिव्यांग शिक्षकों को उनके गृह क्षेत्र के आसपास पदस्थापित करने की मांग की है। आखिर क्या है पूरा मामला और किन मुद्दों को लेकर एमआईएम ने सरकार का ध्यान खींचा है, आइए जानते हैं इस खबर में। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर विधायक अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर विद्यार्थियों में कार्यरत उर्दू शिक्षकों के स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 4 में अरबी तथा फारसी विषय के शिक्षकों के पद शामिल करने की मांग की। एमआईएम जिला अध्यक्ष गुलाम हसनैन और शम्स आगाज सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अख्तरुल ईमान ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की पदस्थापन से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए 30 विद्यालयों का विकल्प देने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन उनका आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में उर्दू शिक्षकों के साथ नियमों के विपरीत व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की अपनी नीति स्पष्ट है कि जिस विद्यालय में कम से कम 10 उर्दू भाषी विद्यार्थी हो वहाँ एक उर्दू शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बावजूद कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 200 से 250 तक उर्दू भाषी छात्र पढ़ रहे हैं। वहाँ कार्यरत उर्दू शिक्षकों को भी सरप्लस यानी अतिरिक्त शिक्षक मानकर स्थानांतरण का निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने इसे अनुचित बताते हुए सरकार से इस आदेश की समीक्षा करने की मांग की। अख्तरुल ईमान ने टीआरई 4 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का स्वागत करते हुए कहा कि टीआरई 3 की तरह इस बार भी अरबी, फारसी और अन्य भाषा शिक्षकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इन विषयों के पद अधिसूचना में शामिल नहीं होने से हजारों अभ्यर्थियों में असंतोष है और योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाया जाए ताकि सभी विषयों के योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने दिव्यांग शिक्षकों की समस्याओं का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि दिव्यांग शिक्षकों को उन्हें गृह प्रखंड या निकटतम पंचायत के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाना चाहिए। वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही। ये परियोजना पूर्वी भारत की सबसे बड़ी रेल परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। हालांकि अभी इसके अंतिम रूप, स्टेशनों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर के कुछ हिस्सों पर काम जारी है। अगर ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा पहले के मुकाबले काफी कम समय में पूरी हो सकेगी। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ सफर को तेज बनाना नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना है। सबसे खास बात यह है कि इस कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट और शुरुआती योजनाओं के अनुसार पटना, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे इलाके इस परियोजना से जुड़ सकते हैं। हालांकि रेलवे ने अभी तक अंतिम रूप और स्टेशनों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रेल मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक वाराणसी से पटना तक के हिस्से की डीपीआर तैयार होकर रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है, जबकि पटना से सिल्लीगुड़ी तक के हिस्से की डीपीआर पर काम जारी है। डीपीआर पूरी होने और मंजूरी मिलने के बाद ही भूमि अधिग्रहण और निर्माण जैसी अगली प्रक्रियाएं शुरू होगी। अगर ये परियोजना तय समय पर आगे बढ़ती है तो बिहार के कई जिलों को हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिलेगा। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी, उद्योग और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा तथा सीमांचल सहित उत्तर बिहार के विकास को नई गति मिल सकती है। फिलहाल इस परियोजना को लेकर लोगों की नजरें रेलवे की अंतिम डीपीआर और आधिकारिक रूप मैप पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों से ये साफ होगा कि हाई स्पीड रेल किन किन शहरों और जिलों से होकर गुजरेगी और वहां स्टेशन बनाए जाएंगे या नहीं। तब तक इस परियोजना को लेकर सामने आ रही कई जानकारियां संभावित मानी जा रही है, अंतिम नहीं। वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही। ये परियोजना पूर्वी भारत की सबसे बड़ी रेल परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। हालांकि अभी इसके अंतिम रूप, स्टेशनों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर के कुछ हिस्सों पर काम जारी है। अगर ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
बनता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय में पूरी हो सकेगी। इस परियोजना का उद्देश्य सिर्फ सफ़र को तेज बनाना नहीं, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करना है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब खून की जरूरत पड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल या बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के 276 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ब्लड कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। इससे गांव में ही रक्त नमूना लेने और जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस योजना को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कराना और मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को रक्त की जरूरत होने पर जिला मुख्यालय या बड़े अस्पतालों तक जाना पड़ता है। कई बार ब्लड बैंक दूर होने के कारण इलाज में देरी भी हो जाती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों का ब्लड सैंपल प्रखंड स्तर पर ही लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। इससे समय की बचत होगी और मरीजों को जल्दी इलाज मिल सकेगा। नमूना लिया जाएगा, इसके बाद जरूरत के अनुसार संबंधित ब्लड बैंक से समन्वय कर रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी काफ़ी कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे स्वास्थ्य संस्थाओं की रेफरल व्यवस्था भी मजबूत होगी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका पहले से ज्यादा प्रभावी बनेगी। गया जिला सबसे आगे रहेगा। इसके अलावा मधुबनी और सीवान में 14 से 14 केंद्र, पश्चिम चंपारण और रोहतास में 12 से 12 केंद्र, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और सारण में 11 से 11 केंद्र खोले जाएंगे। मुजफ्फरपुर में 10 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, नालंदा और भोजपुर में 9 से 9 केंद्र बनाए जाएंगे। सहरसा, बक्सर, नवादा और मधेपुरा में 8 से 8 केंद्र खोले जाएंगे। पटना, वैशाली, सुपौल और गोपालगंज में 7 से 7 ब्लड कलेक्शन सेंटर स्थापित होंगे। इसके अलावा कटिहार में 7 केंद्र। किशनगंज और सीमांचल के लोगों के लिए एक और बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बाद अब मोरग्राम किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर भी रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। इस परियोजना को लेकर झारखंड के पाकुड़ जिले में DPR, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय पहलुओं पर तैयारी तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि ये कॉरिडोर बनने के बाद किशनगंज की कनेक्टिविटी और व्यापारिक गतिविधियों को नई ताकत मिलेगी। आइए जानते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज और पूरे सीमांचल क्षेत्र के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल और बिहार को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी मोरग्राम किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। इस परियोजना का असर सिर्फ झारखंड या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा लाभ किशनगंज और आसपास के सीमांचल क्षेत्र को भी मिलेगा। प्रशासनिक तैयारी तेज कर दी गई है। उपयुक्त मेगा भारद्वार और स्थानीय विधायक निशात आलम की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें परियोजना के तकनीकी पहलुओं, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव और DPR से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार लगभग 244 किलोमीटर लंबे इस हाई स्पीड कॉरिडोर का 13.83 किलोमीटर हिस्सा पाकुड़ जिले से होकर गुजरेगा। इस दौरान जिले के 21 गांव सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। परियोजना के लिए नियुक्त परामर्शी संस्था ने सड़क के संभावित रूप, पुल, पुलियों के निर्माण, भूमि अधिग्रहण और अन्य तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी अधिकारियों के सामने रखी। प्रशासन ने संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से अभी आवश्यक दस्तावेज और रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। किशनगंज और पूरे सीमांचल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वर्षों से जिला गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे का इंतजार किया जा रहा था। अब वो धीरे धीरे धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। किशनगंज में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से न सिर्फ यात्रा का समय आधा हो जाएगा, बल्कि व्यापार, रोजगार, निवेश और सीमांचल के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।
आखिर इस परियोजना की खासियत क्या है और इससे किशनगंज को कितना फायदा होगा, आइए जानते हैं इस खबर में। उससे पहले आप हमारे पेज पर नए हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। किशनगंज जिले के लोगों के लिए एक बड़ी विकास परियोजना पर काम शुरू हो गया है। गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने भू अर्जन विभाग को आवश्यक अधियाचना सौंप दी है, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा किशनगंज जिले को मिलने वाला है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जिले के ठाकुरगंज, बहादुरगंज और टेरागाज प्रखंडों से होकर गुजरेगा। इसके लिए कुल 51 मौजा की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें ठाकुरगंज के 22, बहादुरगंज के 23 और टेरागाज के 6 मौजा शामिल है। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण कार्य में और तेजी आने की उम्मीद है। करीब 519 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस परियोजना को वर्ष 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी तक पहुंचेगा। किशनगंज और सीमांचल के लोगों के लिए यह परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।